हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने शुरुआत कर चुके हैं अवकलज की। जो 11th का टॉपिक था वो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया आपके पास, ठीक। तो जो अब हम 12th में पढ़ने वाले हैं, आज मैं बताने वाला आपके पास वो है संयुक्त फलनों का अवकलज। यानी आपके पास जो संयुक्त फलन होते हैं, जो कंपोजिट फंक्शंस जैसे गॉस फॉग, उनका अवकलज कैसे किया जाएगा। उससे पहले अवकलज जो है उसमें अवकलनीयता क्या है। अवकलनीयता मतलब आपके पास किसी पॉइंट पर अगर आपको किसी फंक्शन की अवकलनीयता चाहिए, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि उसके लिए उसका अवकलज का अस्तित्व है अथवा नहीं। अगर आपके पास अवकलज का अस्तित्व की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था एक बार, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु सी पर फलन का अगर अवकलज का अस्तित्व होता है तो हम कहते हैं कि आपके पास वो क्या है, उस बिंदु पर उसकी अवकलनीयता जो है सिद्ध होती है आपके पास, ठीक है। क्योंकि कई बार प्रश्न आते हैं कि आपके पास दिया हुआ फंक्शन क्या दर्शाना है, कि किसी बिंदु पर अवकलन के योग्य है या नहीं, यानी डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसी की मदद से हम चेक करने वाले हैं, ठीक। तो देखो, मान लो कि एक वास्तविक फलन दिया हुआ पास एफ y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन एंड x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। और प्रांत, जो फलन का प्रांत है, जो f का जो प्रांत है, उससे एक बिंदु है c मैंने ले लिया है, देन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। तो वो उस बिंदु x बराबर c पर क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय कहलाएगा, यदि f। उसके लिए अनिवार्य रूप से जो दाएं पक्ष का जो अवकलज होगा वो बाएं पक्ष के अवकलज के बराबर, मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। अभी किस प्रकार से होगा, तो जो आपने प्रथम सिद्धांत में जो आपके पास फॉर्मूला ना, उसके आधार पर आपके पास देखिए, आपके पास उसके आधार पर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड जब डेरिवेटिव की बात करें तो इस प्रकार से निरूपित किया जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ। अब बिंदु सी पर है तो c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर इस लिमिट का अस्तित्व होता है कि आपके पास इस प्रकार से आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। किसी बिंदु सी पर अगर ये दो लिमिट का अस्तित्व हो रहा है और दोनों मान समान आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, कि उस बिंदु सी पर क्या है, इस उस फलन के प्रांत बिंदु सी पर क्या है, वो अवकलनीय है। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा किसी पॉइंट के पर अवकलनीय होने के। तो लिमिट तो हम निकाल चुके हैं, तो लिमिट हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन के लिए हम चेक कर सकते हैं आपके पास कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अवकलनीय होगा अथवा नहीं। तो इस पर एक एग्जाम्पल भी देखना आपके पास। जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ इस पर आधारित, वो आपके पास देखिए क्या है। आपको दर्शाना है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन आपके पास था, जो 11th में हमने पढ़ा था, महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू, ये उसका नोटेशन आपके पास है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक, इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 3। हमको सिद्ध करना है कि एक्स बराबर 3 पर क्या है, ये अवकलनीय नहीं है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, देखो बस, बाकी हमको करना पड़ेगा इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को आपके पास यूज करना पड़ेगा आपको। तो x बराबर 3 पर मतलब c का मान कितना हो गया, 3 आपके पास। तो हम दोनों पक्षों की सीमाएं निकालते हुए इसको सिद्ध करने वाले हैं। देखें तो हमें फंक्शन ये दिया हुआ है और हमें किस पे चेक करना है, x बराबर 3 पर। तो देखिए पास x इक्वल टू 3 पे क्लियर एट x इक्वल टू 3। अब मुझे चेक करना है तो सबसे पहले निकालूंगा मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो बस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये आपके पास है। तो जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मैं निकालूंगा। तो बस तो पहले एफ सी माइनस एच की बात करें तो यहाँ पर है एफ 3 माइनस एच, यानी ये इस प्रकार से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एच एक स्मॉल क्वांटिटी है, 3 से कुछ कम कर दिया गया आपके पास, 3 से कम। तो जो ये वैल्यू 3 माइनस एच है किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के मध्य आ रहा है। किन दो पूर्णांकों के मध्य आ रही है, 2 और 3, क्योंकि ये 2 और 3 के मध्य है। और महत्तम पूर्णांक फलन के अनुसार हमें क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब के रूप में छोटा पूर्णांक, यानी क्या प्राप्त होगा, 2। मुझे प्राप्त हो रहा है 2। ऐसे ही जब मैं बात कर रहा हूँ एफ सी की, यानी एफ
मुझे निकालना है 3, और इसके अनुसार जब मुझे यहाँ पर 3 प्राप्त हो, तो आपको मालूम है कि जब पूर्णांक प्राप्त होगा तो आपको वही पूर्णांक प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 3 मिल गया बस, ठीक। तो जब ये दोनों वैल्यू में आ रहे हो, ये आपके पास हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें जब वैल्यू तो 2 - 3 अपॉन h, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास प्राप्त हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैंने जब ये कैलकुलेट किया तो देखो आपके पास क्या प्राप्त होता है। जैसे मैं वैल्यू रखूँ पास इसमें आपके पास, तो ये आपके पास हो रहा है, देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकाल रहे हैं पास, तो ये आपके पास आ रहा है -1 अपॉन h, ये आपके पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, जो कि क्या है, आप जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ये आपके पास आ रहा है नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो अपरिभाषित आ रहा है। इसी प्रकार से जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो देखिए आपके पास क्या मिलता है, उसको निरूपित करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसी प्रकार से मैं डायरेक्ट जब वैल्यू रखूँगा ना, तो देखो इस केस में अगर 3 प्लस एच होता है 3 से अधिक होता, तो एफ सी प्लस एच का मान होता, इसका मान होता है उपस्थित, यहाँ पर अगर मैं प्लस रखता तो ये 3 से थोड़ा सा अधिक है, तो प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, क्योंकि ये 3 से अधिक होगा तो ये 3 और 4 के मध्य होगा, और आपके पास पूर्णांक के रूप में क्या मिलने वाला है, यानी प्रतिबिंब के रूप में छोटा पूर्णांक के लिए 3 प्राप्त हो जाएगा, 3, और इसकी वैल्यू तो 3 ही आएगी अपॉन h, तो ये आपके पास हो रहा है 0 प्राप्त। तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कह रहा है सेम नहीं हो रहा है, तो आपके पास देखिए आगे, अब क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त हुआ था, इसका अर्थ हो गया सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो अतः क्या हो गया, ये x बराबर 3 पर क्या है, आपके पास अवकलनीय नहीं है। तो आपको जब भी किसी पॉइंट पर फंक्शन की अवकलनीयता चेक कर रही है, तो आपको इस लिमिट को का मान जो है वो देखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के होने चाहिए सेम। अगर सेम है तो वो उस पर अवकलनीय है, और अगर सेम नहीं है तो वो उस पर अवकलनीय नहीं है। तो ये आपके पास है किसी बिंदु पर अवकलनीयता कैसे चेक की जाती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके पास है चेन रूल, आपके पास श्रृंखला नियम, और किसके लिए है ये, कंपोजिट फंक्शन के अवकलज के लिए आपके पास, ठीक। तो देखिए आपके पास, तो अब आपके पास जो मेन डेरिवेटिव आपके पास शुरू हो रहा है वो आपके पास यहाँ से है, ठीक। तो हमने जब शुरुआत में फंक्शंस पढ़े थे इस साल, तो फंक्शन में हमने टाइप ऑफ फंक्शन के अलावा पढ़ा था उसमें आपके पास संयोजित फलन, यानी कंपोजिट फंक्शन। जब हमने फलनों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक फंक्शनों को मिला के एक नया फंक्शन बनाया था, जिसे हम कहते हैं आपके पास संयुक्त फलन, ठीक, यानी कंपोजिट फंक्शन। अब हम उन कंपोजिट फंक्शनों के अवकलज ज्ञात करने वाले हैं, और उस नियम को जिसके अनुसार हम ये करते हैं वो कहलाता है चेन रूल, इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। क्या कहते हैं, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम के अनुसार होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास संयोजित फलन के रूप में दिया हुआ है, ध्यान देना आपके पास, अगर कोई फंक्शन के तरीका संयोजित फलन के रूप में दिया हुआ है और आपको कहा जाता है कि उसका अवकलज ज्ञात कीजिए, तो जिन फंक्शनों का वो संयोजन होगा उन सभी फंक्शनों के होने वाला है अवकलज। कैसे, मैंने मान लिया, माना आपके पास लेट y बराबर fx इक्वल टू है g ऑफ hx, या आप लिख दो ये इस प्रकार से। मैंने कहा कि जो फंक्शन आपके पास fx था जिसका अभी तक हम अवकलज कर रहे हैं वो एक संयोजित फलन के रूप में दिया हुआ है इस रूप में, और आपको कहा था कि इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। तो आप करेंगे क्या, देखो चेन रूल जो है उसके अनुसार इसका जो मेथड आपके पास है सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और आपके पास डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार, जो अभी तक आपके पास y बराबर fx था वो कुछ इस प्रकार से है, मतलब x का फंक्शन तो है आपके पास, या आपके पास मैं इसको ऐसा नहीं लिखता, मैंने कहा आपके पास सीधे सीधे संयोजित फलन आपके पास g ऑफ hx, ठीक है। तो इसका आपके पास अवकलज, यानी आपके पास था इसका अवकलज ज्ञात करना था इस संयोजित फलन का, जो कि x पर आधारित है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिख रहे हैं इसको कि किन दो फंक्शनों का संयोजन, मैंने लिखा g के साथ, g के अनुसार हमने क्या निकाला है, hx का प्रतिबिंब निकाला है। तो हम करेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हुए इस g फंक्शन जो अभी तक hx पर आधारित था, मैंने यहाँ आपके पास hx को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक नया वेरिएबल रख दिया, मैंने लिख दिया t। मैंने क्या रख दिया, t। अभी मुझे मालूम है कि y जो है, जो y बराबर जो fx था अभी तक, fx के स्थान पर एक संयोजित फलन हो गया आपके पास ये इस प्रकार से,
ठीक, अभी भी वाई एक्स पर ही आधारित पर फंक्शन क्या हो गया हो, जी ऑफ एच एक्स के रूप में, तो जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो एच एक्स था जिसका प्रतिबिंब मुझे जी के अनुसार प्राप्त होने वाला है वाई के रूप में, तो मैंने इस एच एक्स को रख दिया टी। तो अब जो नया फंक्शन था, ये नए वेरिएबल का यूज करते हुए हो गया टी पर आश्रित। अब जी जो अभी तक एक्स पर आश्रित था गॉफ के अनुसार, अब वो किस पर आश्रित हो गया, टी पर। अब मुझे मालूम है y किस पर आश्रित हो गया, t पर आश्रित हो गया है, तो मैं y का अवकलज ज्ञात करूंगा जिस पर वो आश्रित हो गया है, वो है t। तो t के सापेक्ष का अवकलज ज्ञात करूंगा। देखो, तो मुझे y बराबर मिला है gt, तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली आपके पास g y किस पर आधारित हो गया, t पर, g के अनुसार, तो मैं इसका अवकलज करूंगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैं इसका अवकलज करूंगा तो हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ जी टी करेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश टी। तो ये मुझे प्राप्त हुआ। ठीक, ये इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त आपको t बराबर प्राप्त था एच एक्स, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया था। अब इस जैसे यहाँ पर y t पर आश्रित है, वैसे t किस पे आश्रित है, x पर। तो मैं इसका अवकलज किसके सापेक्ष करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अब क्योंकि t x पर आधारित तो x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा यहाँ तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ जब मैं अवकलज करूँगा तो हो जाएगा एच एक्स यानी एच डैश एक्स। तो ये प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपको कहा जाता है जो कि y बराबर था g ऑफ एच एक्स के रूप में फंक्शन, ठीक, जब इसका अवकलज अगर आपको कहा जाता है कि इसका अवकलज x के सापेक्ष ही करना है, मुझे dy बाई डी एक्स ही ज्ञात करना था, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को ज्ञात करने के लिए हम dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स ज्ञात किया जाएगा। तो dy बाई डी टी मैंने निकाला हुआ है, तो dy बाई डी टी था g डैश टी इंटू और डी टी बाई डी एक्स कितना था h डैश एक्स, और जब मैं वैल्यू t की वापस सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा g डैश और t की वैल्यू थी आपके पास एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो ये हो गया, हमने जो संयोजित फलन g ऑफ एच एक्स था उसका अवकलज ज्ञात किया इस प्रकार से। नियम क्या आपके पास, ये इसका यूज़ किया, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन के द्वारा एक नए वेरिएबल का यूज़ किया था उस प्रकार से। देखो, अगर मुझे dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है अगर इस फंक्शन का, ये था आपके पास मेन फंक्शन, तो पहले मैं मेन फंक्शन g का अवकलज किया तो हो गया g डैश एच एक्स, और फिर जो अंदर जो सब फंक्शन के रूप में एच एक्स है फिर उसका भी क्या किया जाएगा, अवकलज। तो मतलब एक चेन के रूप में आपको तब तक अवकलज करना है जब तक उसके अंतर्गत जितने भी संयोजित फलन है उन सब का अवकलज ना हो जाए। ठीक, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ किस प्रकार से एग्जाम्पल से हम इसको करने वाले हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई साइन एक्स को तो मैं कर चुका हूँ, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, पर यहाँ पर साइन एक्स के स्थान पर क्या है साइन एक्स स्क्वायर। अब हो क्या गया है कि यह संयोजित फलन आपके पास है, ठीक है। तो देखो इसका अवकलज करना है एक्स के सापेक्ष करना है, पर किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास दिया हुआ है क्या, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस साइन एक्स स्क्वायर को संयोजित फलन के रूप में देखेंगे। तो जब देखेंगे तो इसमें साइन मेन फंक्शन और एक्स स्क्वायर क्या उसका सब फंक्शन, तो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया पुट, जो एक्स स्क्वायर था उसको क्या मान लिया टी, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया इस फंक्शन में। तो y बराबर जो आपके पास अभी तक साइन एक्स था वो हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने एक्स करके रख दिया, टी रख दिया तो ये हो जाएगा y बराबर साइन टी। अब क्योंकि y अब x से हटकर किस पर आश्रित हो गया है, t पर आश्रित हो गया है, तो मैं इसका अवकलज करूंगा किसके सापेक्ष, जिस पर ये आश्रित है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष जब इसका अवकलज किया जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, इधर तो जैसे वहाँ पर x के सापेक्ष करो तो dy बाई डी एक्स, यहाँ dy बाई डी टी, और इधर आपके पास किसका अवकलज करना है साइन t का, तो साइन t का t के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा cos t। तो ये मुझे प्राप्त हुआ। ठीक है, पहला तो मैंने भाई मुझे पर y का अवकलज x के सापेक्ष ही करना था, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया उसका भी अवकलज करने वाला हूँ। आपके पास है t बराबर एक्स स्क्वायर, t किस पर आश्रित है एक्स स्क्वायर पर, तो इसका अवकलज किसके सापेक्ष करेंगे एक्स सापेक्ष। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं इसको अवकलज करूँ, जैसे यहाँ पर y t पर आश्रित है तो t के सापेक्ष, यहाँ पर t x पर आश्रित है तो x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं, पावर आ जाएगी आगे और इसकी पावर एक कम होगी तो ये, यानी आपके पास कितना हो रहा है, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया है 2x। तो मुझे y का जो t पर आश्रित था उसका भी अवकलज ज्ञात मिल गया और जो t जो एक्स स्क्वायर पे आश्रित था उसका भी अवकलज मिल गया है। तो मुझे ज्ञात करना था इस फंक्शन y का अवकलज पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन दोनों की मदद से, जो आपने y का t के सापेक्ष किया और t का x के सापेक्ष, इसकी मदद से। ठीक, तो देखो क्या मिलता है आपके पास। तो फंक्शन ये था, इसका अवकलज में x के सापेक्ष निकालना है। तो देखो क्या होगा, अगर यानी मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। सिंपल सा है, देखो dt से dt कैंसिल हो तो dy बाई डी एक्स ही प्राप्त हो रहा है। तो मैंने dy बाई डी टी निकाला था आपके पास cos t और ये निकाला था 2x। अब मैं क्योंकि मुझे x के सापेक्ष था तो मैं t का मान वापस रखूँगा तो ये हो जाएगा 2x ऐसे और ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इस dy बाई डी एक्स का अवकलज प्राप्त हो गया इस प्रकार से। तो मैंने आपके पास dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया, यानी साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से। अब ये तो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन वाला विधि। एक आप है ना और विधि पढ़ोगे आपके पास तो बताओ क्या होगा, उसमें क्या हो रहा होगा, जब आप अदर बुक्स में आपके पास देखो, अगर ये फंक्शन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे x के सापेक्ष अवकलज करना था तो बताओ जो डायरेक्ट मेथड है, जब आप क्वेश्चन कई बार कर चुके होंगे तो आप डायरेक्ट मेथड देखो, जब इसका अवकलज किया जाएगा x के सापेक्ष तो चेन रूल कहता है आपको इसका अवकलज तब तक करना है जब तक जिन जिन फंक्शनों का संयोजन है ना उनका अवकलज सबका ना हो जाए। तो यहाँ पर दो फंक्शनों का अवकलज का संयोजन है ये, एक तो है साइन एक्स और एक है एक्स स्क्वायर। तो पहले क्योंकि साइन मेन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर उसके कोण के रूप में आया हुआ है, तो इस हिसाब से जब मैं अवकलज करूँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो जब आपको अवकलज करना है एक्स के सापेक्ष साइन एक्स स्क्वायर को, तो पहले सबसे पहले मेन फंक्शन का होगा, तो साइन का कितना हो गया कॉस। ऐसा नहीं कि कॉस ही लिखना है, जब तक उसके साथ कोण नहीं आया तब तक वो फंक्शन पूरा नहीं होता है। तो साइन थीटा का जैसे कॉस थीटा होता है वैसे साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। पर चेन रूल कहता है कि आपको इसका अवकलज तब तक करना है संयोजित फलन का जब तक सभी फंक्शनों का अवकलन हो जाए। तो एक तो मेन फंक्शन का हो गया, दूसरा जो कोण के रूप में दूसरा फंक्शन है उसका भी अवकलज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है आपके पास। ठीक, तो ये था आपके पास साइन एक्स स्क्वायर का मैंने अवकलज किया है। ठीक, ऐसे में एक एग्जांपल और बता रहा हूँ आपके पास। अब जो आपके पास मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो है इसका डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि वाई किस पर आश्रित है एक्स ही पे आधारित, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो देखो पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ फंक्शन है वो लिख देंगे आप, गिवन फंक्शन। अब ये है टेन स्क्वायर एक्स, हमने केवल टेन एक्स का अवकलज पढ़ा है। किसे पढ़ा है, टेन एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़ा आपके पास। तो ये क्या है, संयोजन आपके पास। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, y बराबर था टेन स्क्वायर एक्स मतलब टेन एक्स का होल स्क्वायर। मैं दोनों विधि से बता रहा हूँ आपके पास, पहले सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि मुझे टेन एक्स का अवकलज मालूम है पर उसका होल स्क्वायर उसका अवकलज नहीं मालूम। तो बताऊँ क्या है, पहले एक मेन फंक्शन है स्क्वायर और उसके अंदर क्या आ रहा है टेन एक्स आ रहा है। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, टेन एक्स इक्वल टू टी रख दिया, तो y बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर। अब अभी तक जो y x पर आश्रित था वो किस पर आश्रित हो गया, t पर आश्रित हो गया है। तो क्योंकि ये t पर आश्रित है तो y का अवकलज किसके सापेक्ष निकालेंगे हम, x के सापेक्ष, ये t के सापेक्ष निकालेंगे। तो मैंने इसका अवकलज कर दिया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या मिलता है देखो, ये हो जाएगा dy बाई डी टी, और इधर जब मैं t के सापेक्ष अवकलज करूँगा टी स्क्वायर का, तो जैसे एक्स स्क्वायर का और था आगे 2 आ रहा था वैसे इसके साथ भी होगा, केवल वेरिएबल जो नोटेशन है चर का वही चेंज हुआ, बाकी तो है तो वेरिएबल ही। तो जैसे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता है वैसे टी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2t। तो मुझे ये प्राप्त हुआ। ठीक,
अब ये तो हो गया, मैंने y का अवकलज निकाला, y है उसका अवकलज निकाला मैं t के सापेक्ष, और मुझे किसके सापेक्ष चाहिए, x के सापेक्ष चाहिए था, इसलिए तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उसका भी अवकलज किया जाएगा। आपके पास है t इक्वल टू 10x, इसका भी अवकलज। अब देखो यहाँ पर y t पर आश्रित, तो यहाँ पर t किस पर आश्रित है, x पर, तो इसका अवकलज करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इस बार क्योंकि अभी तक तो y t पर आश्रित था तो t के सापेक्ष, अब t किस पर आश्रित है, x के सापेक्ष, तो जब मैं अवकलज करूँगा तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, और मुझे मालूम है 10x का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो ये आपके पास मैंने dy बाई डी टी भी निकाल लिया, dt बाई डी एक्स भी ज्ञात कर लिया। तो जब आपको कहा था इसका अवकलज ज्ञात कीजिए इस फंक्शन का x के सापेक्ष, तो देखिए क्या होगा, तो मुझे इसका अवकलज ज्ञात करना था, तो अगर d इसका x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना था तो हो जाएंगे dy बाई डी एक्स। अगर आपको निकालना है तो निकालने का तरीका होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये निकालेंगे, तो मैंने dy बाई डी टी निकाला होता, तो ये आपके पास हो रहा था, देखो पास जब मैं इसको उसमें रख रहा था, बस ये हो रहा था 2t इंटू इसका और था सेक स्क्वायर x। अब बाद में जब, क्योंकि ये y का अवकलज x के सापेक्ष है, तो यहाँ पर t का मान वापस रख दिया जाएगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, यानी y का अवकलज x के सापेक्ष। अब डायरेक्ट मेथड क्या होगा देखो, और फंक्शन है y बराबर 10x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो जब बात देखिए। तो सबसे पहले जब मैं इसका अवकलज करता हूँ x के सापेक्ष, तो आपको प्राप्त होगा, ये होगा dy बाई डी एक्स, और आपको करना है d बाई डी एक्स ऑफ 10x का होल स्क्वायर। तो जैसे आप सबसे पहले, जैसे अगर मैं कहता एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो आप पावर सॉल्व कर दो ना, तो 2 आ गया था, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, पहले पावर आएगी आगे, ये हो जाएगा 2 10x और उसकी पावर 1 कम हो जाएगी, पर चेन रूल कहता है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर मतलब पावर वाला भी है और 10x वाला ना, तो जो अंदर फंक्शन है ये भी एक मेन फंक्शन के रूप में था, स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये इस प्रकार से हो रहा है 2 10x की पावर 1, पर आपको जो अंदर फंक्शन है 10x संयोजित फलन के में जो अंदर फंक्शन है 10x, उसका भी करना है, अवकलज करना पड़ेगा। तो मुझे 10x का भी डेरिवेटिव करना है, तो 10x का डेरिवेटिव हमको मालूम है क्या होता है, तो इजीली हो जाएगा। तो ये प्लस होगा, देखो 2 10x ऐसे ही, और 10x का अवकलज करेंगे तो सेक स्क्वायर x। तो ये आपके पास मैंने डायरेक्ट मेथड से बता दिया आपके पास, जबकि ये मैंने प्रतिस्थापन से बताया तब भी मान वही मिल रहा है जब मैं डायरेक्ट। अब चेन रूल कहता क्या है कि आपको फंक्शन का संयोजित फलन का अवकलज तब तक करना है जब तक आपके पास उसके जिनका वो संयोजन है आपके पास है ना, जो यानी जो जिन फंक्शनों का वो जिनको मिला के वो कंपोजिट फंक्शन बना है, उन सभी फंक्शनों का अवकलज ना हो जाए तब तक हमको क्या करते रहना है, अवकलज करते जाना है आपके पास। ठीक, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो आपके पास इस पर आधारित प्रश्न का और करने से पहले मैं आपको चेन रूल थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, अगर कोई फंक्शन y बराबर इस प्रकार से दिया हुआ कि y u पर आधारित है और u जो फंक्शन है वो खुद भी क्या है, x पर आधारित है, यानी y बराबर क्या है, f ऑफ जी एक्स के रूप में, मतलब संयोजित फलन f ऑफ जी एक्स के रूप में दिया हुआ है। और आपको कहा जाता है कि इसका, क्योंकि y डायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, x पर आधारित हो रहा है, तो उस टाइम पर आपको कहा जाता है कि y का अवकलज x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना पड़ेगा आपको अगर x सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना तो पहले क्या होगा, मेन फंक्शन f का अवकलज, ये यानी f का मतलब f डैश जी एक्स हो जाएगा, और फिर उसके पश्चात अंदर जो आपके पास मेन जो सब फंक्शन था जी एक्स, उसका भी करना पड़ेगा अवकलज ज्ञात होना। तो चेन रूल कहता है कि आपको फंक्शन का अवकलज तब तक करना है जब तक आपके पास जो जिन फंक्शनों का वो संयोजन है उन सभी फंक्शनों का अवकलज ना हो जाए, या सिंपली आप इसको लिखते हो। और अगर dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, क्योंकि f u का फंक्शन था, तो ये हो जाएगा df अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और u किस पे था, x का फंक्शन। तो ये इस प्रकार से आपके पास चेन रूल का नियम आपके पास। अगर एक्सटेंड करें तो 2 की जगह 3 का भी संयोजन हो सकता है, तो मैं आप आगे एग्जांपल में आपको 3 का संयोजन वाला बताने वाला हूं आपके पास। ठीक,
अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें संयोजित फलन जो है वो 3 फंक्शनों से मिलके बनने वाला है आपके पास, ठीक। तो ये है आपके पास, इसका डेरिवेटिव निकालना है sec 10 रूट एक्स का, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज, फंक्शन है y बराबर sec 10 रूट एक्स, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेन फंक्शन sec है, उसके अंदर फिर 10 है, और 10 के अंदर क्या है, 10 के साथ थीटा या x नहीं है, उसके स्थान पे क्या है, रूट एक्स, तो हम तीसरा फंक्शन क्या लेंगे, रूट एक्स, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, डायरेक्ट से बताऊंगा और सब्स्टिट्यूशन से। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया आपको, रूट एक्स इक्वल टू टी, रूट एक्स इक्वल टू क्या रख दिया, टी। तो ये y बराबर हो जाएगा sec 10t। अभी भी ये एक सिंपल फंक्शन के रूप में चेंज नहीं हुआ है, तो फिर मैंने इसका रख दिया आपके पास ऑल्सो पुट, जो sec के अंदर जो ये सब फंक्शन 10 है ना, इसको मैंने रख दिया 10t इक्वल टू पी, क्या रख दिया, पी। तो मैंने डबल सब्स्टिट्यूशन किया क्योंकि दो क्या संयोजन था इसलिए आपके पास, ठीक। तो देखो पास जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा y बराबर sec p। अब ये कुछ ऐसा चेंज हो गया है, थोड़ा ध्यान देना पास। मैंने जब सब्स्टिट्यूशन ये किया था तो उस टाइम पर वो टी पर आश्रित हो गया था, और जब मैंने p सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये p पर आश्रित है। तो क्योंकि अब y p पर आश्रित है तो इसका जब अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे, p के सापेक्ष। तो मैं करूँगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू p, तो हो जाएगा dy बाई डी पी इक्वल टू sec p का करना है अवकलज p के सापेक्ष। तो sec का तो मुझे मालूम है क्या होता है, sec p इंटू 10p हो जाएगा, sec x, क्योंकि sec x 10x होता है ना, तो इस हिसाब से ये प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे प्राप्त हो गया ये dy बाई डी पी है। तो मुझे अब p जो आपके पास, मुझे क्योंकि अवकलज x के सापेक्ष ही ज्ञात करना, तो मैं इस p वाले का भी करूँगा अगेन। तो मैंने डी पी अपॉन डी वाई बाई डी पी निकाले, तो p इक्वल टू था 10t। अब जिस प्रकार से ये y p पर आश्रित है, वैसे p किस पर आश्रित है, t पर। तो आपके पास अवकलज करेंगे किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू t। अब थोड़ा ध्यान देना, जब 3 का संयोजन है तो 3 बार आपके पास अवकलज होने वाला है, और उस हिसाब से आपके पास सब्स्टिट्यूशन भी बढ़ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो मैंने जब इसका अवकलज किया t के सापेक्ष, तो देखो क्या प्राप्त होता है। तो p के सापेक्ष अवकलज करने पे ये हो जाएगा dp अपॉन dt, और यहाँ आपको 10t का करना है t के सापेक्ष, तो आपको मालूम है 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर t। तो ये आपके पास दूसरा मिला। इसके अतिरिक्त आपने t को भी सब्स्टिट्यूट किया था, तो t इक्वल टू था आपके पास, देखिए रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2। तो इसका भी अवकलज करेंगे, पर क्योंकि यहाँ पर t किस पर आश्रित है, x पर आश्रित है, तो t के x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू, वही पावर सॉल्व करने वाला जो केस था, तो हो जाएगा x की पावर 1/2 का जो अवकलज करें तो 1/2 आ जाएगा आगे, और इसकी पावर एक कम होगी तो -1/2, मतलब 1/x की पावर 1/2, यानी dt बाई डी एक्स प्राप्त हो रहा है 1/2 रूट एक्स। तो मुझे ये प्राप्त हुआ, ठीक। तो आपको जो निकालना है उसके पास देखो क्या होगा, देन y बराबर था मुझे sec 10 रूट एक्स, इसका अवकलज ज्ञात करना था x के सापेक्ष। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं निकालूंगा dy बाई, ध्यान देना आपके पास है dy बाई, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो सबसे पहले अपने आपके पास p के रिस्पेक्ट में क्या है, तो dy बाई डी पी इंटू डी पी अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये कुछ ऐसा होगा। तो जब मैं इसका अवकलज कर रहा हूँ तो आपके पास जब वैल्यू रखें तो ये इसकी वैल्यू जो थी आपके पास, देखिए पास ये होता sec p इंटू 10p, फिर इसकी वैल्यू आपके पास आई थी sec स्क्वायर t, और इसकी वैल्यू आ रही थी 1/2 रूट एक्स। तब हम t और p दोनों का मान वापस रख देंगे तो ये पास हो जाएगा, देखिए किस प्रकार से। तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, देखिए। तो सबसे पहले मैं इसमें p की वैल्यू लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा sec 10p इंटू 10p इंटू sec स्क्वायर t, सॉरी 10t, और ये भी t, और साथ में 1/2 रूट है।
तो ये सब टी पर आश्रित हो गया। फिर टी की वैल्यू भी रखेंगे आपके पास, क्योंकि मुझे मालूम है टी इक्वल टू था रूट एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये होल में आ जाएगा अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, जिसमें हम क्या करें एक एक करके सब वैल्यू करते हैं, ठीक। पर जो दूसरी विधि है मैंने आपको बताया वो डायरेक्ट वाला के पास, देखो उसमें क्या होगा। आपके पास सिंपली y बराबर है सेक 10 रूट एक्स। तो चेन रूल जो डायरेक्ट में है उसके अनुसार क्या होगा, जब मैं इसका अवकलज करूंगा सीधे x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कुछ ऐसा होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब मैं अवकलज करूंगा तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम करेंगे मेन फंक्शन का, तो सेक का करेंगे सेक। अब सेक का होता है सेक थीटा करते हैं, सेक थीटा टेन थीटा, पर यहाँ पर थीटा के स्थान पे ये ना, तो ये हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। देखिए सबसे पहले मेन फंक्शन सेक का कहते हैं उसका होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स और टेन एक्स ही हो गया। फिर अंदर जो सब फंक्शन है उसका करेंगे किसका, यानी 10 रूट एक्स का। तो 10 रूट एक्स का आपको मालूम है 10 का अवकलज करने पे क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स ऐसे, 10 रूट एक्स ऐसे, और 10 का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो मैंने मेन फंक्शन सेक का कर दिया, फिर 10 का भी कर दिया। अब किसे करना है, एक्स के स्थान पर, क्योंकि रूट एक्स है तो रूट एक्स का भी अवकलज हो जाएगा, और रूट एक्स का अवकलज हम पहले भी कर चुके हैं उसमें, तो 1/2 रूट एक्स, तो आपके पास मिल जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस प्रकार से हम है ना, चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो इजीली हम अवकलज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो ये था आपके पास संयोजित फलनों के अवकलज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपके पास, जो एक्सरसाइज है 5.2 के, और साथ में अतिरिक्त क्वेश्चन जो होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पल के, वो मैं फिर बताऊंगा आपके पास, ठीक। तो सिंपल सा है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी हमने 2 और 3 के लिए, ऐसे कभी कभी 4 में, कभी कभी क्या होगा कुछ संयोजित फलन मल्टीप्लाई में होंगे। अब मल्टीप्लाई में होंगे तो मल्टीप्लाई का नियम भी लगेगा, पर जहाँ पर संयोजित फलनों का अवकलज होगा वहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, चेन रूल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। तो अब हम आगे क्वेश्चन जो है वो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हम ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, हमको समझ में आ जाने चाहिए कि किस प्रकार से किया गया है। और आपके पास ये जो मेथड है डायरेक्ट वाला, उसी का यूज़ किया करेंगे। क्या कि सबसे पहले देखना कि मेन फंक्शन क्या है। जैसे यहाँ पर सेक के साथ, सेक पहले मेन फंक्शन है, उसका एक कोण के रूप में सब फंक्शन आया हुआ है, फिर 10 मेन फंक्शन है, उसके कोण के रूप में रूट एक्स आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम अगर करेंगे तो इजीली हम कर सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ओके।